या 1 मोल बराबर, ही ध्यान रखना कि 22.4 लीटर होता है। आई जो ई जो देख रहे हो तुम, इसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्त मेरे? एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। 1 मोल बराबर 6.023 परमाणु अनुयायन, और इसी को हम लोग एवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। इसको कौन संख्या के नाम से जानते हैं दोस्त मेरे? एवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। कहता है किसी भी पदार्थ के 1 मोल के परमाणु अणु या आयन की संख्या, एवोगाड्रो संख्या 6.023 परमाणु होता है, और 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का आयतन की अगर बात करोगे तो 22.4 लीटर होता है दोस्त मेरे। 1 मोल में 22.4, इतने पूछेगा, मोल से इतने क्वेश्चन आएगा। 1 मोल में कितना परमाणु अनुयायन, कहेंगे 6.0223 परमाणु अनुयायन। कहेगा 1 मोल में कितना लीटर, कहेंगे 22.4 लीटर। 1 मोल में कहेगा कितना लीटर, 22.4 लीटर होता है दोस्त मेरे। इधर आ जाओ, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन किसमें होता है? चला इसमें NaCl के बारे में तुमको पूछेगा। आयनिक बंधन में जब भी पूछेगा, चला लाइन का स्थिति थोड़ा गड़बड़ है, अगर लाइव में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगले ही सेकंड आपके दूसरे टीचर जुड़ जाएंगे, क्योंकि लाइन है नहीं। इन्वर्टर देखते हैं कब तक चल पाता है। NaCl की बात करूं, NaCl का क्वेश्चन आता है। इसमें कौन बंधन पाया जाता है? आयनिक बंधन पाया जाता है। इसका pH मान कितना होता है? इसका pH मान दोस्त मेरे 7 होता है। ये जल में घुलनशील होता है। नमक सबको पता है जल में घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है। 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 ये ठोस अवस्था में कुचालक होता है। ठोस अवस्था की अगर हम बात करें कुचालक होता है, और द्रव अवस्था में अगर हम बात करें तो सुचालक होता है। देखो तो जनरेटर का क्या मामला है, बोलो ना, स्टार्ट करके एक बार देखिएगा। द्रव अवस्था में अगर हम बात करें तो सुचालक होता है। देखो कह रहे हैं हम भी काले हैं, सरकारी नौकरी के बाद हमको भी रसगुल्ला जैसन मेहरारू मिले। क्या गंदा गंदा बात बोलता है चोट्टा। देखो हम काले नहीं हैं, हम गोरे हैं। चला एक कैमरवा हमरा काला कर दिया है। कहते हैं बताओ, जल आयनिक बंधन बनाता है, pH मान 7 होता है, जल में घुलनशील है, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील है, ठोस अवस्था में कुचालक है, और द्रव अवस्था में सुचालक होता है। ठोस अवस्था में क्या है दोस्त मेरे? कुचालक। और द्रव अवस्था में क्या होता है? सुचालक होता है। ये क्वेश्चन यहां से पूछेगा। जल में घुलनशील है, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील है, और ठोस अवस्था में कुचालक होता है, द्रव अवस्था में सुचालक होता है। ठोस अवस्था में कुचालक, और द्रव अवस्था में क्या होता है दोस्त मेरे? सुचालक होता है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा। और यह इसमें धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे NaCl होता है, Na+ और Cl- में टूटता है, तो धातु इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि ये किस यौगिक में अघुलनशील होते हैं? कार्बनिक यौगिक। शैलेश, ये कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी ध्यान रखना। NaCl की अगर हम बात करें आयनिक यौगिक का, तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। एक लाइन में NaCl पूछे या आयनिक यौगिक पूछे, क्या आंसर होगा? NaCl पूछे या आयनिक यौगिक कहे, क्या आंसर होगा? NaCl आयनिक बंधन बनाता है, pH मान इसका 7 होता है, जल में घुलनशील होता है, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है, ठोस अवस्था में कुचालक और द्रव अवस्था में सुचालक होता है। ठोस में नमक में आप ठोस का ढेरा रख दीजिए, उसमें कुचालकता दर्शाएगा, द्रव अवस्था में सुचालक। लेकिन इतना झोल झाल नहीं करना, सीधा बात करो। NaCl में आयनिक बंधन होता है, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। NaCl में आयनिक बंधन होता है, इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है दोस्त मेरे? उच्च होता है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, कम कीजिए। थोड़ा कम कर देंगे तो हम काले दिखेंगे, पीछे ठीक दिखेगा। कितना काला दिखेंगे। चला देखो थोड़ा उसको, विक्की जी को दो एनीडेस्क पे, और बोलो पीछे का बोर्ड ठीक नहीं दिखता, उसको ठीक करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, ठीक करवा रहे हैं। कहते देखो आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। चला क्वेश्चन रहता है एक से अधिक वाला में, एक से अधिक ऑप्शन में इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बनेगा। क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, जल में घुलनशील होता है, और कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है। अब कहता है स्वसंयोग, इसके बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पारस्परिक साझेदारी से होता है। स्वसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म हैं, ये विद्युत के कुचालक हैं, ये उष्मा के कुचालक हैं। जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक घोलक में घुलनशील होता है, कम पूछा जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा करवाने में, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कहां पर?
सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम बात करें, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है मतदाता के स्याही में, मतदाता हाइड्रोजन फ्लोराइड कांच पर लिखने के लिए, सिल्वर नाइट्रेट मतदाता के स्याही में। अब देखो चला रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता की बात करोगे, रेडियो सक्रियता की खोज पूछता है चला महाभिव्या है। रेडियो से हम थोड़ा काले भी दिखे तो चलेगा, कंटेंट ठीक करो। रेडियो सक्रियता की अगर हम बात करें तो रेडियो सक्रियता की खोज लड़का खट से मार देता है मैडम क्यूरी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। रेडियो सक्रियता की जो खोज है वो हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। रेडियो सक्रियता हेनरी बैक्वेरेल। रेडियम और पोलिनियम मैडम क्यूरी, रेडियम और पोलिनियम मैडम क्यूरी ने खोजा था। रेडियम और पोलिनियम मैडम क्यूरी ने खोजा था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। रेडियम और पोलिनियम मैडम क्यूरी ने, रेडियम और पोलिनियम मैडम क्यूरी। रेडियो सक्रियता हेनरी बैक्वेरेल, रेडियो सक्रियता हेनरी बैक्वेरेल, मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलिनियम का खोज किया। और रेडियो सक्रिय तत्व किसको कहते हैं? जिससे अल्फा बीटा और गामा निकलता है। रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा बीटा गामा निकलते 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 अंतिम रूप से सीसा बचेगा। अंतिम रूप से क्या बचेगा दोस्त मेरे? सीसा बचेगा। रेडियो सक्रिय तत्व से अंतिम रूप से सीसा बचेगा। अगर रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा निकलते रहता है तो उससे अंतिम रूप से सीसा बनेगा। हमको जे करना है कर दो, कंटेंट ठीक करो। हाँ अब देखो चला, कहते हैं सिल्वर आयोडाइड का उपयोग महाभिव्या कृत्रिम वर्षा करवाने, सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग लूनर कास्टिक जिसको कहते हैं मतदाता स्याही। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट मतदाता के स्याही में। फिर आ जाओ रेडियो सक्रियता की खोज महाभिव्याय मार लेना चला पूछेगा, हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। नामक वैज्ञानिक ने 1896 में किया था। रेडियम और पोलिनियम की खोज मैडम क्यूरी तथा इनके पति पियरे क्यूरी ने किया, जिसके लिए इनको 1905 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से 1903 ईस्वी में नोबेल दिया गया। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक भी बैक्वेरेल होता है, इसका अन्य मात्रक क्या है? क्यूरी है। अब देखो भेदन क्षमता, अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा का, उससे कम बीटा उससे कम अल्फा। अब बाकी कुछ भी पूछे तो सबसे ज्यादा अल्फा उससे कम बीटा उससे कम गामा। अब देखो कहता है सूर्य का में, अब चला यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन फिक्स है, पूछवे करेगा तू न तो तोहर पड़ोसिया के सेट में। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्त मेरे संलयन, एक होता है संलयन, एक होता है दोस्त मेरे विखंडन। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार का, एक संलयन और दूसरा विखंडन। संलयन अभिक्रिया की क्या होता है चला, इसमें दो छोटे छोटे परमाणु आपस में जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। यहां से क्वेश्चन रहेगा, एकदम याद रखना ही बात। विखंडन अभिक्रिया में एक बड़ा परमाणु जो है ये टूट के दो छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है, साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। इससे 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा निकलता है चला, 1000 गुना विखंडन से ज्यादा ऊर्जा संलयन में निकलता है। कहेगा किसमें ऊर्जा ज्यादा? संलयन में। अच्छा चला एक क्वेश्चन तो हम देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, फिर इस पर चलेंगे, देखते हैं तुम बना पाते हो कि नहीं। एकदम तुम बना दोगे, हमको विश्वास है। हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम जो है क्या है? नियंत्रित नाभिकीय संलयन, नियंत्रित नाभिकीय संलयन, नियंत्रित नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन और अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। दूसरा है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। अब बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, नियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। व्हाट इज द आंसर? ठीक आ रहा है मोबाइलवा में, ठीक आ रहा होगा। बताओ आंसर क्या होगा, देखें के मारता है। तेरे ने हम काले हो गए, बताओ। तो चला कि देखेगा लोग तो की कहेगा, बताओ कितना करिया मास्टर है, कैमरा चुट्टा। बताओ आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बम नियंत्रित की अनियंत्रित? जितना बम है अनियंत्रित, जितना बम है चला उस सब अनियंत्रित। अब देखो यहां पर आ गया संलयन, जब जुड़ के एक बड़ा परमाणु का निर्माण करेगा, साथ में ऊर्जा। ये टूट के विखंडन, छोटे छोटे परमाणुओं का निर्माण करेगा, साथ में ऊर्जा। अब संलयन में भी तुमको जो क्वेश्चन पूछेगा वो संलयन का एग्जाम्पल में पूछेगा। संलयन में एगो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम है, एगो है सूर्य और तारा, सूर्य और तारा। लाइट आ गया क्या? सूर्य और तारों की उष्मा जो है ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। सूर्य और तारों की उष्मा,
सूर्य और तारों की उष्मा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। विखंडन की अगर बात करोगे तो विखंडन में देखो परमाणु बम अणुबम दोनों एक के है, इसमें दो गो आता है। विखंडन में अगर हम बात करें तो इसमें दो गो आता है। एगो तो आता है जो दोस्त मेरे विखंडन में दो, विखंडन में कितने लाइव है ना। हेलो 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 देखो चला, विखंडन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। विखंडन अभिक्रिया की अगर बात करोगे तो विखंडन अभिक्रिया का दो एग्जांपल है। एक है नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रिया, एक है नाभिकीय रिएक्टर, एक है नाभिकीय रिएक्टर। विखंडन अभिक्रिया दो प्रकार का, एक है नाभिकीय रिएक्टर और दूसरा है परमाणु या अणुबम। परमाणु बम कहो या अणुबम कहो, परमाणु बम या अणुबम, परमाणु बम या अणुबम जो है ये नाभिकीय अभिक्रिया है, नाभिकीय रिएक्टर है। परमाणु बम या अणुबम की अगर बात करोगे तो यह नाभिकीय रिएक्टर है। विखंडन अभिक्रिया दो प्रकार का, एक नाभिकीय रिएक्टर में और दूसरा परमाणु बम या अणुबम में। यहां भी आओगे संलयन दो प्रकार का, दो एग्जांपल इसके, हाइड्रोजन बम और सूर्य और तारों की उष्मा। हाइड्रोजन बम और सूर्य और तारों की उष्मा। देखो जनरेटर का क्या मामला है, क्या बोला, सूर्य और तारों की उष्मा। अब यहां देखो मामला क्या है चला, सूर्य और तारों की उष्मा में दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करता है। दो हाइड्रोजन आपस में मिल जाता है और हीलियम का निर्माण करता है। तो यहां हाइड्रोजन जो है वो ईंधन है। देख लो चला, सब पूछेगा, एक नंबर जब गड़बड़ाएगा ना तो फिर हमरा नहीं कहना। ये उत्पाद है, ये हाइड्रोजन ईंधन है और हीलियम क्या है, उत्पाद है। नाभिकीय रिएक्टर में जो तुमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, इसमें पूछेगा मंदक। मंदक का एग्जाम्पल पूछेगा जो न्यूट्रॉन को धीमा करता है, जो न्यूट्रॉन को धीमा करता है। और इसका एग्जाम्पल है D2O ग्रेफाइट जल, D2O ग्रेफाइट और जल, D2O ग्रेफाइट और जल, ये मंदक है। D2O ग्रेफाइट और जल ये मंदक है। नियंत्रक की अगर बात करोगे, नियंत्रक की अगर बात करोगे, जो न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। और एक एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, एक एग्जाम्पल हो जाता है चला बोरॉन। ये सब चला फिक्स क्वेश्चन है, बोरॉन और कैडमियम। यहीं अगर तुम सीतक की बात करोगे तो सीतक जो ठंडा करता है, सीतक की अगर बात करोगे दोस्त मेरे, शीतक की बात करोगे जो ठंडा करता है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम है। अब बढ़िया से देख लो, इतने क्वेश्चन पूछता है। परमाणु बम में अगर कहेगा ट्रिगर का काम कौन करता है, ट्रिगर का काम कौन करता है, परमाणु बम में ट्रिगर का काम न्यूट्रॉन करता है। देखो यहां से क्वेश्चन चला, तू जाना एग्जाम हॉल में, याद करना हमको कि मास्टरवा बोला था। देखो एकदम रहना चाहिए, चला रहता है, इसीलिए हम भी इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। चला लाइट वाइट की थोड़ी सी समस्या ज्यादा है जहां से हम क्लास ले रहे हैं। कब क्लास बंद होगा अगर कोई माई बाप नहीं है, जब तक हम पढ़ा पा रहे हैं हम पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ा पाएंगे तो खट से आपके चंद्रा सर आ जाएंगे। जल्दी बताओ, नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार का, एक संलयन एक विखंडन। संलयन में क्या होता है, जुटता है, जुट कर एक भारी परमाणु का निर्माण करता है। विखंडन में टूट कर ऊर्जा देता है। तो संलयन का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बम, सूर्य और तारा। जितना बम है अनियंत्रित, जितना बम है वो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया का उदाहरण, जितना बम है वो सब अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आ जाओ इधर, तो नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक पूछेगा, न्यूट्रॉन को धीमा करता है, D2O ग्रेफाइट और जल, एक से अधिक ऑप्शन में देखना, ये गड़बड़ा देता है। नियंत्रक के रूप में न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, बोरॉन और कैडमियम। और शीतक की अगर बात करोगे, शीतक क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम ये ठंडा करता है। शीतक के रूप में हम लोग सोडियम और पोटेशियम का उपयोग करते हैं, जो क्या करता है, ठंडा करता है। शीतक के रूप में सोडियम और पोटेशियम का उपयोग करते हैं, जो क्या करता है दोस्त मेरे, ठंडा करता है। इतने क्वेश्चन पूछा जाता है। कहेगा सूर्य में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करता है, हाइड्रोजन का। उत्पाद के रूप में किसका, हीलियम का। सूर्य और तारों की उष्मा किस अवस्था का, एक लाइन भी वैसा नहीं बोलने की जबरदस्ती बोल रहे नहीं हो, पूछेगा तो यो जमाने के लिए, वैसा कुछ नहीं है, जो पूछेगा से बता रहे हैं। सूर्य और तारों की उष्मा किस अवस्था के कारण होती है, प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। अब देख लो, इतने से क्वेश्चन पूछेगा। सूर्य में नाभिकीय संलयन, ये तो फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव, सबसे ज्यादा अल्फा उससे कम बीटा उससे कम गामा। सूर्य में नाभिकीय संलयन का स्रोत क्या है, यानी ईंधन कौन है, हाइड्रोजन। और सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पाद कौन है, हीलियम। उत्पाद की अगर बात करेगा दोस्त मेरे तो हीलियम। रेड नहीं लिखेंगे, एकदम नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम की अगर बात करोगे दोस्त मेरे, हाइड्रोजन बम दिख रहा है थोड़ा सा, चला देखने के लिए एकदम गड़बड़ी हो रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन देखने की कोशिश करो। हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया,
हाइड्रोजन बम की अगर बात करोगे, ये अनियंत्रित बम जितना है ना वो अनियंत्रित है एकदम। परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया, हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया। परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया, हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया। परमाणु बम विखंडन, हाइड्रोजन बम संलयन। परमाणु बम विखंडन, हाइड्रोजन बम संलयन। परमाणु बम का निर्माण अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया है। अब परमाणु रिएक्टर में और नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने किया। सबसे अच्छा मंदक D2O है। सबसे अच्छा मंदक कौन है दोस्त मेरे? D2O है। अब यहां देख लो, सबसे अच्छा मंदक, इसको चला लिख लो, ये क्वेश्चन पूछेगा तो तू हमरा कहेगा कि रे मास्टर वाह रेड है, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, दिख ही रहा है, जल्दी से लिख लो इसको। ब्लैक कलर से लिखिए प्लीज, एकदम ब्लैक कलर से लिखेंगे। देख लो चला, ये नाभिकीय रिएक्टर जो है, पहले ब्लैक आओ ना, चलवा सब कह रहे हैं, ब्लैक कलर से लिख देते हैं। चला इसको चला लिख लो, यहां से क्वेश्चन रहेगा। सबसे अच्छा मंदक अगर कहेगा, सबसे अच्छा मंदक अगर कहेगा, सबसे अच्छा मंदक कहेगा तो D2O मारना। फिर ग्रेफाइट है, जल है। न्यूट्रॉन नियंत्रक क्या करता है, इतने लिखो। नाभिकीय रिएक्टर हेडिंग दो, मंदक लिखो जो न्यूट्रॉन को धीमा करे, D2O, ग्रेफाइट और जल। नियंत्रक लिखो जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, इसके रूप में बोरोन और कैडमियम है। और शीतक लिखो, शीतक सोडियम और पोटेशियम जो ठंडा करता है। इतने से क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा। निकालो जीत के पैसे। ऐसे कैसे? जीत के पैसे निकालना इतना अनसेफ। यहाँ अनसेफ है झांबला, पर जूपी लूडो पे नहीं होगा। और तब तक सुपी पर जीत के पैसे इंस्टेंटली निकालना है बिल्कुल सेफ। आज ही zupi.com से ऐप डाउनलोड करो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। मेरी सुन लेगी तो बहुत मार मारेगी तुम। जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता चला, इसको लिख जल्दी। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। कितना बढ़िया मोबाइल में दिख रहा है रे, क्या शिकायत कर रहा है मेरा? हम तो नहीं गंदा दिख रहे हैं। बताओ आंसर क्या होगा? लिख लिया? बहुत बढ़िया। जो जो लिख लिया जल्दी से लिख लो, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, देख लो, ऑक्सीकरण अवकरण। हेडमास्टर वाला जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीआरई का, उसमें ही क्वेश्चन था। हेडमास्टर वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें ही क्वेश्चन था। कितना लोग चला ये ऑक्सीकरण अवकरण का ही क्वेश्चन था, कितना लोग इस बात से एग्री करते हैं? एक बार 8 टाइप करो। ऑक्सीकरण, यही फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन था। ऑक्सीकरण और अवकरण, देखो ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, अवकरण अपचयन उपचायक, ये दोनों को अलग अलग यही क्वेश्चन पूछता है। ऑक्सीकरण में या उपचयन में, अपचायक में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। अवकरण अपचयन उपचायक में ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है, इसमें कमी होता है। इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होती है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है। यही चार्ट से क्वेश्चन था। देखो सब 8 टाइप कर रहा है ना, एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? सरल क्वेश्चन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, इसी को उपचयन, इसी को अपचायक कहते हैं। तुम अगर सही मायने में पूछो तो यही दूगो पूछेगा, यही दूगो चला पूछेगा, यही दूगो याद रखना। ये दोनों नहीं हो, याद रखोगे तो काम हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण है। अवकरण में आओगे तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, ये एकदम चलाएगा। गांठ बांध लो, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अगला, घोल और विलयन। घोल और विलयन में क्या मामला है? चला देख लो एकदम। विलयन क्या है? एक लाइन में समझो। चला, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। विलयन की अगर हम बात करें, जैसे शरबत ले लो, तुम शरबत ले लो दोस्त मेरे, शरबत, शरबत ले लो, शरबत ले लो, एकदम आराम से चला, ध्यान से समझ लो। शरबत की अगर हम बात करें, शरबत, शरबत की अगर हम बात करें तो ये चीनी प्लस पानी का मिश्रण है। चीनी प्लस पानी का मिश्रण शरबत कहलाता है। शरबत की अगर बात करोगे, चीनी प्लस पानी का मिश्रण शरबत कहलाता है। तो इसको कहते हैं विलयन या घोल। विलयन या घोल जो है, इसको शरबत को कहते हैं। इसमें विलेय है, विलेय है और विलायक है। इसमें विलेय है और विलायक है। अब गौर से देखो, शरबत हो गया विलयन या घोल, चीनी हो गया विलेय, अब पानी हो गया विलायक। तो इस चीज का ध्यान रखना दोस्त मेरे, चीनी विलेय है, पानी क्या है? विलायक। चीनी विलेय है, अब पानी क्या है? विलायक। चीनी विलेय, पानी विलायक।
अब देखो, इसमें हम कहते हैं कि चीनी जो कम, विलायक का स्पेलिंग बड़ा है तो पानी की मात्रा बड़ा होता है, ज्यादा होता है। विलेय का स्पेलिंग छोटा है तो चीनी कम होता है। विलेय कह दे तो समझ लेना चीनी है, क्योंकि स्पेलिंग छोटा है, इसका भी स्पेलिंग छोटा है। विलायक कह दे तो समझ लेना पानी है, क्योंकि पानी की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बढ़िया से देख लो दोस्त मेरे, एक बच्चा क्या कह रहा है, सर टीचर तो बहुत 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 है पटना में, लेकिन आपके जैसा पढ़ाने का तरीका किसी के पास नहीं है। जितना ज़रूरत है आप वही फैक्ट बताते हैं, एग्ज़ाम टाइम में आप एक रिज़ल्ट कैप्सूल हैं। आय हाय हाय, पढ़ाते चला हम बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है थोड़ा सा, लेकिन मामला ये है ना कि थोड़ा बहुत भी अगर आपका पढ़ा हुआ रहेगा तभी हम आपका काम कर पाएंगे। इधर इसको बंद करो यार, 1 मिनट चला, कमेंट्स हुआ क्लियर कर लेते हैं एकदम। चला बताओ आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। एकदम ये फालतू की बात में नहीं जाना है। तो हम एगो बात बताते हैं, एगो चीज और, इस चैप्टर में 2-3 गो बात है जो पूछता है, उतने तुम ध्यान से रख के जाना तो हर काम हो जाएगा। देखो जैसे हम लोग कहते हैं पानी में चीनी की चीनी में पानी, इसको समझ लो, पानी में चीनी की चीनी में पानी, तो हम कहते हैं पानी में चीनी, कभी कोई नहीं कहता चीनी में पानी। पानी में चीनी, ज्यादा में कम, घर में आदमी के आदमी में घर, तो कहेंगे घर में आदमी। बोलो हाँ। अब मामला ये है दोस्त मेरे कि अगर मैं कहूं तुमको क्या क्या पूछेगा, जैसे धुआं ले लो, धुआं ले लो, धुआं जो है गैस में ठोस है। जितना कह रहे हैं चला इसको पढ़ के जाइए ना, आपका काम होगा एकदम, हमको उम्मीद है। गैस में ठोस है, धुआं में बहुत सारा गैस है और छोटा छोटा राख का कण है, तो राख का कण कम है इसलिए कहेंगे गैस में ठोस है। फिर आ जाओ धुंध ले लो, धुंध ले लो, कोहरा ले लो, कोहरा ले लो, धुंध ले लो, कोहरा ले लो, कुहासा ले लो, कुहासा ले लो। ये सब जो है गैस में, गैस बहुत सारा रहता है और उसमें द्रव की बूंदे हैं, तो गैस में द्रव है, गैस में द्रव है। यहां से चला क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, इतने पूछता है विलियन चैप्टर से। एक आप पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। धुआं जो है गैस में, एगो और अगर पूछेगा तो जल्दी से बता दो, एगो क्वेश्चन और अगर पूछेगा, जितना सोडा है, सोडा या पेय पदार्थ जितना है, सोडा या पेय पदार्थ जितना भी है, सोडा या पेय पदार्थ जितना भी है, बताओ। तो हमें एगो दूगो ऑप्शन देते हैं, वो गैस में ठोस, गैस में द्रव है। चलो देखते हैं कौन कौन पकड़ लेता है कि द्रव में गैस है। यहीं से क्वेश्चन पूछता है। आप देखो सोडा जितना, लेमन सोडा, फिश सोडा, क्लब सोडा, बियर, दारू, विस्की, रम, पेप्सी, कोक, वो सब बताओ क्या है। गैस में द्रव है कि द्रव में गैस? हम तो हर की कहता है, देखते हैं, बताओ व्हाट इज द आंसर। गैस में द्रव है कि द्रव में गैस? व्हाट इज द आंसर। गैस में द्रव है कि द्रव में गैस है? धुंध, धुंध मतलब कुहासा रे, धुंध मतलब कुहासा। बता क्या है? सोडा और पेय पदार्थ क्या है, गैस में द्रव की द्रव में गैस? व्हाट इज द आंसर, जल्दी मार। द्रव में गैस है, चलाओ, द्रव में गैस है। द्रव की मात्रा ज्यादा होती है और गैस की मात्रा कम होती है। और गैस में कहेगा कौन सा गैस है, तो CO2। गैस में कहेगा कौन सा गैस, तो CO2। जल्दी लिख, गैस में कहेगा कौन सा गैस, तो CO2। लिख लिया? चला पूछेगा। एक चीज और जान लो दोस्त मेरे, तुमको CO2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस देगा उसको जरूर स्टडी करके जाइएगा। तुमको क्वेश्चन एकदम दोस्त मेरे यहां से बनता है और बनेगा। CO2 की अगर बात करोगे तो CO2 की अगर बात करोगे तो CO2 अम्लीय होता है, एक पहला बात। जितना सोडा है सबके अभिक्रिया, जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, हम चला देखो, हम जब पढ़ाते हैं सेलेक्टेड ना, तो जो हमारा आता है वो नहीं पढ़ाते हैं, जे तोरा आता है से हम पढ़ाते हैं। मतलब तोरा एग्जाम में हमरा जे आता है वो पढ़ाने लगेंगे तो फिर मामला बहुत गड़बड़ा जाएगा। तोरा जे आता है चला उसी को पढ़ो। CO2 अम्लीय है, सोडा जितना है सोडा से निकलता है, जैसे वॉशिंग सोडा ले लो, अन्य सोडा ले लो। CO2 आग बुझाने में काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर है ये, आग बुझाने में काम करता है। CO2 की अगर बात करोगे तो आग बुझाने में तो काम करवे करता है, ये बेकिंग सोडा से प्राप्त होता है और अम्लीय होता है, सोडा से निकलता है। और हाँ,
जितना सोडा में होता है, जितना पेय पदार्थ है, जितना पेय पदार्थ है CO2। एगो याद कर रहे थे, बड़ा बढ़िया बात जो पूछता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण गैस CO2। एकरा से क्वेश्चन चला, पूछता बहुत है, एकदम लिख लो। अम्लीय है, सोडा से निकलता, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, आग बुझाने में इसका उपयोग करते हैं, पेय पदार्थ में इसका उपयोग करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में इसका उपयोग करते हैं। जल्दी लिख, जल्दी बता, जल्दी बता। ये सब चला महाभिव्याय किसी भी एग्जाम के लिए। CO2 अम्लीय होता है, सोडा से निकलता है, आग बुझाने में पेय पदार्थ है, ग्लोबल वार्मिंग में हम लोग इसी का उपयोग करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। जल्दी से लिख लो, ग्लोबल वार्मिंग। बिजली से लगी आग बुझाने में चला कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है बिजली से लगी आग बुझाने में, 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 बिजली से लगी आग बुझाने में हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। बिजली से लगी आग बुझाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। जल्दी से लिख। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबको पता है ओजोन परत का नाश होता है। ओजोन क्षय जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ओजोन क्षय की अगर हम बात करें तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ओजोन क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ओजोन क्षय का मतलब पतला होना, ये भी ध्यान रखना। ओजोन में छिद्र होना मतलब पतला होना। ओजोन में छिद्र का होना मतलब पतला होना। ओजोन में छिद्र का होना मतलब पतला होना। कोई एग्जाम दोगे न चला तो ये समझ लो कि यूपीएससी तक में यहां से क्वेश्चन, उससे नीचे या वहां तक में, मतलब उसको अगर यूपीएससी को छोड़ देते हैं, चलो मान लो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रहता है, उससे नीचे तो क्वेश्चन चला महाभिव्या, एकदम पढ़िए आप। आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड बिजली से लगी आग बुझाने में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार है। ओजोन क्षय नहीं होता है, ओजोन पतला होता है। अब देखो चला, ये सब पढ़ने का अब एकदम जरूरत नहीं। विलेय, विलेय हो गया चीनी, वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में घुलने का काम करता है उसे विलेय कहते हैं। सब नहीं हेडेक लेना। बाप रे बाप, चला महाभिव्या। H2O को सार्वत्रिक विलायक तो कहवे करते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, यहां सांद्र लिखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, यहां भी सांद्र लिखिएगा। चलिए हम इसको काट देते हैं, हम आपको नया लाइन लिख के देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सांद्र का मतलब होता है मोटा। सांद्र HNO3 प्लस सांद्र HCl, सांद्र HCl ये मिला के इसको बन जाता है अम्लराज। अम्लराज इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वारेजिया, कभी कभी इंग्लिश से टर्म को दे देता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। जब सांद्र HNO3 सांद्र HCl में अभिक्रिया करता है तो एक्वारेजिया का निर्माण करता है, और इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। महाभिव्या, गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता, गोल्ड और प्लेटिनम चला घुल जाता। थोड़ा पेशेंस रख के चला पढ़ लीजिएगा ना। पढ़ाई सबसे नहीं होता है नौकरी, लेकिन सबको लेना है। पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, वो होता नहीं है किसी के पास। नौकरी सबको लेना है। बताइए जल्दी से। सांद्र HNO3 सांद्र HCl से अभिक्रिया करेगा, अम्लराज बनाएगा, जो गोल्ड और प्लेटिनम को अपने में घुला लेगा। जो गोल्ड और प्लेटिनम को अपने में क्या होगा? घुला लेगा। गोल्ड और प्लेटिनम को क्या करेगा? घुला लेगा। महाभिव्या। एगो चीज ध्यान रखना, 3:1 के 1:1, यहाँ 3 है तो ई, अरे रे, इसका अनुपात जो होता है चला, इसका जो अनुपात होता है ना, ये 1:3 होता है। ये भी ध्यान रखना। जिसमें 3 है वो 1 होगा, जकरा में 1 है वो 3 होगा, जकरा में 3 है वो 1 होगा, जकरा में 1 है वो 3 होगा, जकरा में 3 है वो 1 होगा, जकरा में 1 है वो 3 होगा। ये ध्यान रखना। सांद्र HNO3 और HCl में एकरा में 3 है, ये 1 होगा, एकरा में 1 है, ये 3 होगा। अगला विलेय की मात्रा संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। देखो अगर चीनी की मात्रा कम है, जितना होना चाहिए उतना है, जितना होना चाहिए उतना है, अगर वो जितना होना चाहिए उतना है तो संतृप्त विलयन है। होना चाहिए जितना है, जितना होना चाहिए नहीं है, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए कम है, होना चाहिए, होना चाहिए कम है, होना चाहिए कम है, तो इसको कहते हैं असंतृप्त। कहते हैं होना चाहिए जितना उतना अधिक है, होना चाहिए से 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 अधिक है, तो कहते हैं दोस्त मेरे इसको अति संतृप्त कहते हैं। संतृप्त होना चाहिए जितना उतना है तो संतृप्त है। अगर विलेय जना चीनी की मात्रा जितना होना चाहिए उतना है, संतृप्त है। असंतृप्त जितना अ का मतलब होता है नहीं, जितना होना चाहिए उतना उससे कम है। अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो होना चाहिए उससे अधिक है, अति संतृप्त हो जाएगा।
होना चाहिए उससे अधिक है तो अति संतृप्त हो जाए। संतृप्त मतलब जितना होना चाहिए, कहते हैं ना हमारी आत्मा तृप्त हुई, मांगो बालिके क्या मांगती हो, मतलब हमरा जितना होना चाहिए उतना हो गया। असंतृप्त जितना होना चाहिए उससे कम है। अति संतृप्त जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा। अब आ जाओ इधर, कोलाइड विलियन के प्रकार, पाइस जेल नहीं पूछेगा रे दोस्त, काहे अगर हम दिमाग लगा रहे हो, एकदम हटाओ। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ये लेकिन ये लिख लिया है ना, ये चला जितना पढ़ाए सब लिख लो, ये वहां भी आए, जो नहीं लिखा है चला बैक करके लिख लेना, क्वेश्चन पूछेगा यहीं से। अब आ जाओ इधर, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसाक का नियम, एक एक ग्राफ से हम थोड़ा समझा देते हैं, इससे बाहर जो होगा सबको काट देंगे। पी भी टी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, बी सी जी इतने पूछेगा। पी भी टी बी सी जी, B4 हो गया बॉयल्स लॉ, C4 हो गया दोस्त मेरे चार्ल्स लॉ, और G4 हो गया गेलुसाक लॉ। इतने प्रैक्टिस करके जाना, हम जो बता देते हैं तो हर काम हो जाएगा। अब तू चला कहेगा हम काम कोई कुछ पढ़िए के नहीं जाएंगे, ओकर उपाय बताइए। अब देखो, पी भी टी बी सी जी, पी भी टी बी सी जी, बॉयल्स लॉ, P is inversely proportional to V when temperature is constant। P देखो यहां हो जाएगा, इसमें संबंध होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा तो बॉयल्स लॉ, ये कांस्टेंट होगा तो चार्ल्स लॉ। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा चार्ल्स लॉ, और तापमान कांस्टेंट होगा तो बॉयल्स लॉ। देखो तापमान कांस्टेंट होगा बॉयल्स लॉ, आयतन कांस्टेंट होगा गेलुसाक लॉ, दाब कांस्टेंट होगा तो चार्ल्स लॉ। अभी क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। यहां आओगे ना तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यही क्वेश्चन पूछेगा। एक लाइन तो एकदम है ही वाला बात ध्यान में रखना है, पी भी टी बी सी जी, इतने प्रैक्टिस करो। अभी भी चला जो ड्राइवर बन गया है 2018-19 में, जो सब ज्वाइन किया था वो सब भी अभी भी याद करता है, सर आपका पीवीटी बीसीजी से बड़ा काम होता था। पीवीटी बीसीजी चला पढ़ाता जो मास्टर, हमको लगता है वो बुड़बक बनाता है। मास्टर वो है जो क्वेश्चन बनवा दे। पढ़ने कौन आया है यहाँ सब नौकरी के तलाश में है। आंसर बता। सर क्लास रोज घड़ी टाइम पर होता है क्या? मैं आपके चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हूँ। घड़ी टाइम से होता है का क्या मतलब है? चला सब क्लास के अलग अलग शेड्यूल है, आप शेड्यूल में आइएगा तो एकदम हो जाएगा। देख लो क्या करना है। अगर कहेगा प्रेशर कांस्टेंट कहिएगा चार्ल्स लॉ, कहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट कहिएगा बॉयल्स लॉ, कहिएगा गेलुसाक वॉल्यूम कांस्टेंट कहिएगा गेलुसाक लॉ। देख लो कितना बढ़िया है। पी भी टी बी सी जी, कहेगा भैया बताओ प्रेशर कांस्टेंट है कहिएगा चार्ल्स लॉ, कहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट कहिएगा बॉयल्स लॉ, कहेगा आयतन कांस्टेंट है कहिएगा गेलुसाक लॉ। आंसर। कितना लोग इसको समझ गया बताओ तो जल्दी से। आइए हमेशा ध्यान रखना, टेम्परेचर रहेगा सीधा रिलेशन, टेम्परेचर रहेगा सीधा रिलेशन, टेम्परेचर नहीं रहेगा तो उल्टा रिलेशन। कितना लोग एक समझ गया? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये वो क्वेश्चन आदर्श गैस समीकरण पूछ सकता है पीवी। पीवी बराबर एनआरटी कभी कभार पूछ देता है चला कि आदर्श गैस समीकरण निम्न में से कौन सा सही है। इसको हम लोग कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, इसको पीवी बराबर एनआरटी बोलते हैं। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी। बताओ जल्दी से कितना लोग समझ गया? जल्दी से एक बार एक टाइप करो। जो लोग समझ गए जल्दी से एक बार एक टाइप कीजिए। तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा? कहेगा दाब कांस्टेंट रहेगा और तब आयतन के बढ़ने से ताप बढ़ेगा, कौन सा नियम? कहना चार्ल्स लॉ। जे कहेगा वो के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर मार देना। पीवीटी बीसीजी खाली याद रखो, पीवीटी बीसीजी खाली याद रखो दोस्त मेरे, आपका काम हो जाएगा। पीवीटी बीसीजी देखो बॉयल्स करें, ऐसा पढ़ने का जरूरत कहाँ है, बस इतने याद रखना। पीवीटी बीसीजी, B4 हो गया बॉयल्स, C4 हो गया चार्ल्स, G4 हो गया गेलुसाक। है क्या आप में समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात। एवोगाड्रो नियम, एवोगाड्रो नंबर पूछेगा, ये तो पहले ही बता दिया 6.023। गैस और दाब को, गैस के दाब को मैनोमीटर से नापते हैं, वायुमंडलीय दाब को पीछे ही बताएं बैरोमीटर से नापते हैं।
महाभिवियाय। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में तीखा होता है। पीएच मान अम्ल का 7 से कम होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षार का। उदासीन होगा तो 7 के बराबर। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल हो जाएगा, क्षार के साथ पीला हो जाएगा। फिनोप्थिलीन अम्ल के साथ रंगीन। यही क्वेश्चन देता है कि फिनोप्थिलीन जो है किसकी सूचना नहीं देगा, तो कहेंगे अम्ल की। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो अम्ल और लवण, दो लवण तो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। फिनोप्थिलीन जो है अम्ल के साथ रंगहीन दे होता है, इसलिए वो अम्ल, और देखो क्षार के साथ गुलाबी देगा, क्षार के साथ गुलाबी देगा, लेकिन अम्ल के साथ रंगहीन। एक मतलब कोई सूचना नहीं देगा अम्लीय है कि क्षारीय। अगर क्वेश्चन पूछे कि किसकी सूचना फिनोप्थिलीन नहीं देता है, तो कहेंगे भैया अम्ल की, और लवण की सूचना नहीं देता है। हल्दी प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, अम्ल के साथ पीला, क्षार के साथ लाल देगा। ये तो पते होगा, ABR एसिड ब्लू टू रेड कर देगा, नीले को लाल करेगा। अब B फॉर बेस जो है रेड टू ब्लू कर देगा, यानी लाल को नीला कर देगा। एसिड जो है दोस्त मेरे, एसिड ब्लू टू रेड कर देगा। एसिड की अगर बात करोगे ब्लू टू रेड कर देगा। अब बेस की अगर बात करोगे तो बेस रेड टू ब्लू कर देगा। बेस रेड टू ब्लू कर देगा। लिटमस पत्र के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो कहना महाभिवियाय लाइकेन का बना होता है और बैगनी रंग का होता है। लिटमस पत्र के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो लाइकेन का बना होता है, बैगनी रंग का होता है। गुरुजी आज तो आप इंडिया के नहीं लग रहे हैं, अफ्रीका के लग रहे हैं। जे कहो चला, हमरा अभी बहुत तकलीफ है, हमारा चेहरा इतना घटिया दिख रहा है। कैसन दिखता है तनी मोबाइल में दिखाओ तेरे। कोई बात नहीं चला, कोई बात नहीं। एक दिन चला तोरा करिया को याद करेगा एग्जाम हॉल में। हाँ कोई बात नहीं चला। ये जो दिख रहा है इतना धुंधला, हमरा काला करके देखो ना, पीछे वाला कोनो व्हाइट होने वाला है, बढ़िया दिखने वाला है। तो जल्दी बताओ। ABR तुमको क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा देख लो। अम्ल स्वाद में खट्टा, क्षार स्वाद में तीखा। इस 7 से कम पीएच पूछेगा, इस 7 से अधिक। मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज नहीं पूछेगा। फिनोप्थिलीन कहेगा अम्ल और क्षार की सूचना, अम्ल और लवण की सूचना नहीं देता है। ये लाइकेन, लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है, बैगनी रंग का होता है। एसिड नीले को लाल करता है, और क्षार जो है लाल को नीला करता है। यहां से एक क्वेश्चन रहने की संभावना है दोस्त मेरे, इसको जरूर देख लीजिए। इसके कुछ वन लाइनर्स भी हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। कंटेंटवा देखो ना कैसे, बिक्की जी को दो या देखो थोड़ा बहुत पैरामीटर्स इधर से उधर करके। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, तो अपने से करके देखो। अगला कहता सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। ये ध्यान रखना, महाभिवियाय अम्लीय वर्षा क्वेश्चन पूछेगा तो SO2 एंड NO2 के कारण होता है अम्लीय, या नहीं एंड। SO2 हमरा काला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आज हम करिए दिखेंगे। SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है। SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है, एकदम महाभिवियाय। और कहते हैं लिटमस पत्र लिख ले, लाइकेन होता है, लाइकेन का बना होता है, इसका रंग बैंगनी होता है। चाय में टेनिक अम्ल होता है। चाय में कौन अम्ल होता है दोस्त मेरे? टेनिक अम्ल। यहां से क्वेश्चन रहबे करेगा, तुम मिला लेना। तोरा पूछा था भैया नींबू वाला क्वेश्चन था ना, पीएच मान इसका कितना होता है, तोरा क्वेश्चन था, तुमको शायद याद होगा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा किसका मिश्रण है? टार्टरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर जो है, ये चला क्वेश्चन देख लो। बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें, बेकिंग पाउडर की बात करें, इसका फॉर्मूला, ये बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 इसी से चला CO2 गैस निकलता है, ध्यान रखना। आप फिर अगर बेकिंग पाउडर की बात करोगे, 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 तो फॉर्मूला होता है कर बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल प्लस टार्टरिक अम्ल। बेकिंग सोडा की बात करोगे NaHCO3, इसी से CO2 गैस निकलता है जिससे आग बुझाते हैं। अब बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड। और काले कर दो, अब ठीक है, लाल लाल दिख रहा है, कोई बात नहीं, काले हैं तो क्या हुआ। बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग पाउडर NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड। अब देख लो चला, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर की अगर बात करोगे तो बेकिंग सोडा और किसका? टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करेंगे तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। अब देखो, मानव लार और मुख अम्लीय होता है,
मानव लार और मुख अम्लीय होता है, इनामेल और टूथपेस्ट क्षारीय होता है। पूछेगा चला क्वेश्चन, देख लो, मानव लार और मुख अम्लीय, इनामेल और टूथपेस्ट क्षारीय होता है। दांत का जो इनामेल होता है और टूथपेस्ट क्षारीय होता है। दांत का इनामेल और टूथपेस्ट क्षारीय होता है। मानव लार एवं मुख अम्लीय होता है, इनामेल और टूथपेस्ट क्षारीय होता है। इनामेल और टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय होता है। ठीक दिख रहा है? मानव लार और मुख, मानव का जो मुख है अम्लीय है, तब ना टूथपेस्ट डालते हैं तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण बना के मुख को उदासीन कर देता है। जल्दी एकदम चला, मानव लार में अम्लीय है। आ जाओ है ना, एसिटिक एसिड सिरका में महाभिविया है। एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, अब प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से मांसपेशी का निर्माण होता है, मांसपेशी, अब मांसपेशी से शरीर का निर्माण होता है, मांसपेशी से अंग का, अंग से शरीर का, मांसपेशी से अंग का, अंग से शरीर का। एगो चीज ध्यान में रखना, अंग जो है सभी तरीके से समान होता है। अंग सभी तरह, क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में, लैक्टिक अम्ल दूध में, साइट्रिक एसिड नींबू एवं नारंगी में। साइट्रिक एसिड का पीएच मान पूछा था, आगे हम हाईलाइट करवाएंगे वैसे कौन कौन इंपॉर्टेंट है। 2.2 से 2.4 ये बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। जल्दी से लिख लो। गुरुजी नजरों में क्या रखा है, दिल में रहते हैं आप। वाह क्या बात है, ये सही बात। जल्दी बता दोस्त मेरे, बढ़िया से देख लो। साइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें, इसका पीएच 2.2 से 2.4 होता है। मोटो रेजर 50 अल्ट्रा ने फ्लिप फोन्स की दुनिया को ही फ्लिप कर दिया है। इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट फ्लिप फोन। इसमें है गूगल जेमिनाई, गूगल फोटोज के एआई फीचर्स और बहुत सारी एप्स सपोर्टेड ऑन द मैसिव एक्सटर्नल डिस्प्ले। 4 इंच का कवर डिस्प्ले आता है जो सबसे बड़ा है। इसका कैमरा अमेजिंग क्वालिटी का है। ये स्मार्टफोन बहुत ही ड्यूरेबल है। IPX8 अंडर वाटर प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगा हुआ है। प्लस इसमें है Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Moto Razr 50 Ultra is truly a standout flip phone. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. Hello, Moto. इसलिए कोरोना के टाइम में सबको विटामिन सी का टेबलेट कहता था खाने के लिए। और ये बात भी ध्यान रखना चला, विटामिन सी घाव के लिए भी जरूरी है। विटामिन सी जो है ये घाव के लिए सब इंपॉर्टेंट है। चला हम बोले ना, जो हमको पता है वो नहीं बता रहे हैं तुमको, जो पूछता है वो बता रहे हैं। देख लो, वृद्धि के लिए प्रोटीन, रोग विटामिन सी, घाव भरता है किससे, विटामिन सी से, शरीर के वृद्धि के लिए प्रोटीन है। साइट्रिक एसिड बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है 2.2 से 2.4। नींबू और नारंगी में पाया जाता है, नींबू और नारंगी में पाया जाता है। जल्दी लिख, पानी पड़ रहा है क्या रे? दिल संभल जरा। अगला 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 देख लो चला। एसिड और बेस मिला के साल्ट और लवण बना देगा, और यानी अम्ल और क्षार मिला के लवण और जल बनाएगा। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा। और धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, सॉरी धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। धातु के ऑक्साइड की अगर बात करोगे क्षारीय, क्षार और अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा। और तोरा चला क्वेश्चन पूछा है, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसी को हम लोग निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया कहते हैं। निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया, निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 29 तारीख को शायद हुआ ना तुम्हारा एग्जाम, ये बीपीएससी टीआरई हेडमास्टर का जो अभी एग्जाम हुआ है ना 10 दिन पहले, उसमें पूछा है उदासीनीकरण। बताओ पूछा है कि नहीं? अगर पूछा है तो जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दो। निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा। पीडीएफ इसी टेलीग्राम पे मिलेगा। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया है। ये चला जल्दी से बताओ, अगर पूछा है तुम जानते हो, जल्दी से एक बार 8 टाइप करो। तेरे नैना सावन भादो, जल्दी बता। ब्राइटनेस चला, थोड़ा कैमरा का सेटिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट कर लो दोस्त मेरे। जल्दी बता जल्दी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देख लो, बच्चा सब देखा है। अगला क्या कहता चला, धातु सामान्यतः अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देता है। देखो, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन देता है। लेकिन कौन सा अम्ल? धातु मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़कर से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देता है, HNO3।
कौन कहेगा हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? HNO3। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। और हम बोले थे जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड, और खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं, जिसमें सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, अब कहता है दोस्त मेरे, अब क्या कहता है, सामान्य लवण धवन सोडा और बेकिंग सोडा के कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। सामान्य लवण में बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग। अब आ जाओ तत्वों के वर्गीकरण। देखो तत्वों का वर्गीकरण पहले ट्राइड्स रूल दिया था डोबेरिनर ने 1817 ईस्वी में। ये किसने दिया था दोस्त मेरे? लिख लो, डोबेरिनर ने दिया था। और अष्टक नियम जो है ये दिया था दोस्त मेरे न्यूलैंड ने। मेंडलीफ ने जो है ये परमाणु भार के आधार पर सजाया। अब मोसले जो है वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोबेरिनर की अगर हम बात करें, डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया। 1886 में अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। अष्टक नियम किसने दिया? ऑक्टेव रूल जिसको आप कहते हैं, ये दिया न्यूलैंड ने। और परमाणु भार के आधार पर किसने सजाया? मेंडलीफ ने। परमाणु संख्या के आधार पर किसने सजाया? मोसले ने। आपका बेस्ट टॉनिक का काम करता है, दिमाग में सट से चल जाता है। हाय हाय, मेरा तारीफ करो, चला हमको अच्छा लगता है। आई लव माई तारीफ। ये चला फिक्स क्वेश्चन है, तिर्यक नियम कहते हैं इसको। खाली वर्ड बदल देगा, एक कहेगा तिर्यक नियम कौन दिया? कहेंगे डोबेरिनर। अष्टक नियम कौन दिया? कहेंगे न्यूलैंड। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड। परमाणु भार के आधार पर किसने सजाया? परमाणु भार के आधार पर किसने सजाया? मेंडलीफ। परमाणु संख्या के आधार पर किसने सजाया? मोसले। तिर्यक नियम किसने दिया? डोबेरिनर ने। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। परमाणु भार के आधार पर किसने सजाया? मेंडलीफ ने। परमाणु संख्या के आधार पर किसने सजाया? मोसले ने। ये चला फिक्स क्वेश्चन है, तिर्यक नियम डोबेरिनर, अष्टक नियम न्यूलैंड। और ये तीनों जो है परमाणु भारे के आधार पर सजाया था, ये भी ध्यान रखना। ये तीनों जो है परमाणु भारे के आधार पर सजाया था। ये तीनों की अगर हम बात करें, ये परमाणु भार, मोसले जो परमाणु संख्या के आधार पर, ये ध्यान रखना। ये मेंडलीफ जो दिया था ये आवर्त सारणी दिया था। ये चला जो कह रहे हैं सब खुआ क्वेश्चन है। अब महा भी आई जो मोसले, मेंडलीफ दिया था आवर्त सारणी, ई दिया था आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो कौन दिया था? मोसले दिया था। अब परमाणु भार के आधार पर कौन सजाया था? ये तीनों सजाया था। लेकिन अगर कहेगा अष्टक नियम कौन दिया? संगीत के 7 सुरों पर कौन सजाया? 7 सुर पर। 7 सुर, संगीत के 7 सुरों पर कौन सजाया था? न्यूलैंड। डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया था। मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया। मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी लिख। तिर्यक नियम किसने दिया? डोबेरिनर ने दिया। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। मेंडलीफ ने क्या दिया? परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी का गठन किया। आवर्त सारणी का परमाणु संख्या के आधार पर मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया। लिख लो, चला नहीं करवा इसे, दोस्त है ना तू हमार, पूछता हो। जल्दी लिख आंसर, जल्दी लिख। अब देख लो, चला इसकी खोज डोबेरिनर ये सब ना पूछेगा, कहाँ लटकल है। चला न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम के अवगुण क्या क्या थे? इन्होंने कैल्शियम तक ही तत्वों को अपने सिद्धांत के अनुसार सजाया। न्यूलैंड के समय केवल 56 तत्व थे, ये भी ध्यान रखना। चला न्यूलैंड, देखो अभी कहेगा न्यूलैंड के समय तत्व कितने थे, तो कहना 56। न्यूलैंड के समय तत्व कितने थे? 56। कहेगा मेंडलीफ के समय तत्व कितने थे? मेंडलीफ के समय तत्व कितने थे? 63। कहेगा मोसले के समय तत्व कितने थे? क्वेश्चन पूछ देता है 114। अभी तत्वों की संख्या कितनी है? 118। 118 में चला 93 जो है वो धातु है, 93 धातु है, 7 जो है वो उपधातु है, 7 उपधातु है, और 18 जो है वो अधातु है। 18 की अगर हम बात करें तो ये अधातु है, एकदम एकरा देख लो। 93 धातु है, 7 उपधातु है, 18 अधातु है।
93 धातु है, 7 उपधातु है, 18 अधातु है। मोस्ले की अगर हम बात करें, मेंडलीफ की अगर हम बात करें, न्यूलैंड की अगर हम बात करें, न्यूलैंड के अनुसार 56, मेंडलीफ के अनुसार 63, मोस्ले के अनुसार 114, अभी 118, जिसमें 93 धातु, 7 उपधातु, 18 अधातु। आंसर एकदम चला देख लो, क्लियर हम लिख दिए हैं, यहां से क्वेश्चन रहेगा। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। न्यूलैंड का जो नियम था ना, चला नियम कैल्शियम तक मान्य था। इसका सारणी जो था वो थोरियम पर समाप्त होता था। अब संगीत के 7 सुरों के आधार पर सजाया था कि पहले तत्व का गुण 8 में 7 का गैप होता है, क्योंकि 8वां तो 8 है। दूसरे तत्व का गुण जो है वो 9वें से मिलता है। तीसरे तत्व का गुण जो है वो 10वें से मिलता है। आंसर जल्दी बाबू मेरे, सोना मेरे, बुगनी हम, और भूख लगल है हमरा, लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे चला, क्योंकि नौकरी हो जाएगा तो थैंक यू ना बोलेगा रे। कहीं रहेगा तो कहेगा झा सर से पढ़े। हमरा सर कहने वाला कोई है तोरा अलावा हैं? इसलिए चला पढ़ा देंगे। भूख लगल है बड़ी जोर से, लेकिन आज तो नहीं टान के पढ़ाएंगे ये सब चीज। लेकिन चला नौकरी होने के बाद याद नहीं रहता है बच्चा कि मास्टर जब हमारा एग्जाम चल रहा था भूगलो पढ़ाया था, तो नहीं करता है। लेकिन कोई बात नहीं, चला तू याद तो हर आत्मा कहेगा ना, झा सर मर जाएंगे तो कहना कि झा सर ओह ठीक आदमी थे। इसलिए चला खूब मन लगा के पढ़ो। तुमको अपने मम्मी पापा का नाम ऊपर करना है तो शिक्षा ही एकमात्र तोहर हथियार है। चला अगला प्रश्न कहता दामित्र मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों के संबंध में संबंध बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने सजाया था। फर्स्ट ए को क्षारीय धातु कहते हैं, सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु। याद ना रहे तो क्षारीय का स्पेलिंग छोटा है तो 1 और क्षारीय मृदा का स्पेलिंग बड़ा है तो 2। सेवेंथ ए को हेलोजन कहते हैं, 8th ए को अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस कौन कौन है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है एंड रेडॉन है। कहेगा ये सब अक्रिय गैस की अगर बात करोगे वायुमंडल में 1% है। हीलियम की बात करोगे वायुयान के टायर में इसी को भरते हैं, वायुयान के टायर में इसी को भरते हैं, गुब्बारे में इसी को भरते हैं, गुब्बारा जो होता है इसमें इसी को भरते हैं। उसके बाद नियॉन की बात करोगे इंडिकेटर नहीं पूछेगा। बल्ब में जो है आर्गन गैस भरा जाता है, बल्ब में आर्गन गैस भरा जाता है। जेनॉन को अजनबी गैस के नाम से जानते हैं, जेनॉन को अजनबी गैस के नाम से जानते हैं। रेडॉन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, कैंसर के उपचार में रेडियोथेरेपी में इसका उपयोग करते हैं। रेडॉन की बात करोगे रेडियोथेरेपी में इसका उपयोग करते हैं। देख लो चला हम बोले तुमको, देखो होता क्या है, फॉर्म भरने वालों की पूरी भीड़ है। क्या लिखता है वो बच्चा? इसको थोड़ा मिनिमाइज करो। फॉर्म भरने वाले की चला पूरा जमात है, पढ़ने वालों की संख्या उतनी भी नहीं है जितना वैकेंसी है। ये बात तुम जान लो, इसलिए तुम्हारा कंपटीशन किसी से नहीं है। गुरुजी द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चला वो तो विघटन आप कह सकते हैं, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता ही नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन जो है अम्ल क्षार से लवण और जल बनेगा, लवण से नहीं बनता है अम्ल और क्षार, ये ध्यान रखिएगा। 94 कृत्रिम होता है चला, 24 प्राकृतिक होता है। पूछता है कभी कभी, लेकिन नहीं है के बराबर पूछता है। हाइड्रोजन अधातु है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु से मिलता है, ये भी पूछता है। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन नहीं होता है, H11 न होता है, इसमें चला न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे भारी धातु की अगर बात करोगे, सबसे भारी धातु की बात करोगे इसमें ऑस्मियम आता है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सोडियम, इसे चाकू से काटा जा सकता है, पीली ज्वाला के साथ जलता है। सोडियम पीला, इसीलिए वेपर लाइट में जो है सोडियम रखा जाता है। वेपर लाइट में क्या रखा जाता है दोस्त मेरे? सोडियम रखा जाता है। अगला पोटेशियम, पोटेशियम बारूद का एक अवयव है। पोटेशियम बारूद का उपयोग कॉपर की बात करोगे तड़ित चालक में इसका उपयोग करते हैं, घर के वायरिंग में यूज करते हैं, विद्युत अर्थिंग में भी इसका उपयोग करते हैं।
तड़ित चालक में, घर के अर्थिंग में, विद्युत वायरिंग में इसका उपयोग करते हैं। महाभिव्याय घर में, तुमको पूछेगा घर में किस क्रम में होता है। घर में थोड़ा क्वेश्चन पूछा, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। घर में हम लोग समानांतर क्रम में लगाते हैं, समानांतर क्रम में लगाते हैं, समानांतर क्रम में लगाते हैं घर में, क्योंकि समानांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है और धारा जो होता है वो अलग होता है। वोल्टेज समान होता है, धारा अलग होता है, वोल्टेज समान, धारा अलग। जल्दी बताओ चिल्ला, व्हाट इज द आंसर। कहते हैं घरों में समानांतर क्रम में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। घर में समानांतर क्रम में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग होता है, इसीलिए घर का वायरिंग समानांतर क्रम में होता है। इसका पीडीएफ सामने टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। विद्युत अर्थिंग में भी हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। तड़ित चालक में भी हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। तड़ित चालक में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं दोस्त मेरे? कॉपर का उपयोग करते हैं। घर में अब देखो, सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला धातु है कॉपर, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कौन है? लोहा। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कौन है? लोहा। सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला कॉपर है। चांदी का आ जाओ, इसका उपयोग रिले परिपथ में करते हैं। इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। महाभिव्याय, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट में भी देख लो चला। सिल्वर, इसकी चालकता सबसे अधिक होती है, क्वेश्चन पूछवे करेगा। सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? चांदी की। अर्थिंग में किसका उपयोग करते हैं? कॉपर में। घर में के वायरिंग में कॉपर का। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। और एक कंपाउंड आप ऐड कर लीजिए, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग भी हम लोग इसमें करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग हम लोग करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। सोडियम थायोसल्फेट सबसे अधिक प्रयोग किया गया लोहा, और सबसे पहले प्रयोग किया गया दोस्त मेरे, सबसे पहले प्रयोग किया गया कॉपर। अब कहता है सोना, महाभिव्याय, तन्यता और धातु वरीयता। सबसे अधिक सोना, उससे कम चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम आयरन। सबसे अधिक धातु वरीयता सोना की, उससे कम चांदी की, उससे कम कॉपर की, उससे कम आयरन की। अब देख लो, क्लोरीन कह दे, ब्लीचिंग पाउडर कह दे, खट से आंसर मार लेना। तन्यता का मतलब होता है खींचकर तार बनाना, धातु वरीयता मतलब पीट कर चादर बनाना। यह क्वेश्चन पूछता है, खींचकर तार बनाना, धातु वरीयता पीट कर चादर बनाना, पीट कर चादर बनाना, पीट कर चादर बनाना। खींचकर तार, पीट कर चादर, खींचकर तार, पीट कर चादर। जल्दी बता। खींचकर तार अगर हम लोग कहते हैं तो तन्यता, अब पीट कर चादर अगर हम लोग कहेंगे तो धातु वरीयता। सबसे अधिक सोना, उससे कम चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम आयरन। क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर अगर कह देगा तो उससे क्लोरीन निकलता है। कहता ब्रोमीन, महाभिव्याय। देखो, द्रव अवस्था में अगर कहेगा, द्रव अवस्था में कौन एकमात्र धातु है, द्रव अवस्था में कौन एकमात्र धातु है तो कहेंगे पारा। और द्रव अवस्था में कौन एकमात्र अधातु है तो कहेंगे ब्रोमीन। कौन एकमात्र अधातु है तो कहेंगे ब्रोमीन। जल्दी लिख। संभल जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तुम। 1 मिनट चला। पकड़। आंसर बताओ। कहते हैं यह द्रव रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। देखो, द्रव रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है पारा, एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। द्रव रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है पारा। महाभिव्याय, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। अब पूछा है, जल्दी अगर तुम देखा तो 8 टाइप करो। पिछला क्वेश्चन यही, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। अगर पूछा है तुम जानते हो तो 8 टाइप करो। कहते हैं आयोडीन, आयोडीन चमकीला होता है, समुद्री शैवाल लेमिनेरिया से मिलता है। लेकिन वही अगर आयोडीन और नमक अलग अलग है, आयोडीन नमक में मिलाया जाता है, नमक जो होता है समुद्री जल से मिलता है, आयोडीन समुद्री घास लेमिनेरिया से मिलता है। आयोडीन की बात करोगे तो समुद्री घास लेमिनेरिया से मिलता है। आयोडीन चमकीला होता है। फिर कहता है आर्गन, अक्रिय गैस में सबसे अधिक आर्गन 0.93% वातावरण में उपलब्ध है। इसका उपयोग महाभिव्याय, बल्ब और ट्यूबलाइट में करते हैं।
इसका उपयोग बल्ब और कहां करते हैं, ट्यूबलाइट में। क्रोमियम साइकिल के रिम पर परत चढ़ाकर जंगरोधी बनाते हैं। और कार्बन का काम है कठोर बनाना, महाभिव्याय पूछेगा। कार्बन का काम है कठोर बनाना। अब कहते हैं दोस्त मेरे आयरन, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु है आयरन, और सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु है कॉपर। प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका रंग सफेद होता है। प्लेटिनम को दोस्त मेरे सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं। अल्युमिनियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इस बार तुमको क्वेश्चन पूछा था सोना, अब प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बता पूछा था कि नहीं। मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका मतलब इसमें हवा की उपस्थिति में रखोगे तो जंग वंग नहीं लगेगा। बताओ था कि नहीं, या था तो जल्दी से एक बार 2 टाइप कर दो। बताओ, गोल्ड और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखो कार्बन महाभिव्याय सार्वभौमिक तत्व है, हर जगह पाया जाता है। सार्वत्रिक विलायक लेकिन कहेगा तो जल है। स्वसंयोजक बंधन बनाता है। अगर हम इसकी बात करें कार्बन की, स्वसंयोजक बंधन बनाता है। Mg ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, गर्म जल के साथ धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करता है। आवर्ती गुण की बात करोगे, परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या, इधर से इधर जाओगे ना, इधर से इधर जाओगे तो घटता है। आकार इधर से इधर आओगे ना तो बढ़ता है। ये बात ध्यान रखना। इधर मतलब आवर्त में जाओगे तो घटता है, और वर्ग में आओगे तो बढ़ता है। देख लो चला, परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या। कहते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या जो है घटता है, घटता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ता है। देख लो, आयनन विभव सबसे अधिक होता है हीलियम का, सबसे कम होता है फ्रांसियम का। पूछेगा विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक फ्लोरीन, उससे कम सीजियम, सबसे कम सीजियम। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्लोरीन, सबसे कम अक्रिय गैस। अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन का बंधु नहीं करवाता है। सिल्वर और गोल्ड अत्यंत